रिया बोली, अंकल कल मेरे साथ होटल में चलना, मैं मायके जाने का बहाना कर दूंगी, परसों सुबह वापस आएंगे और पूरी रात एंजॉय करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं मुंबई में काम करता हूँ। मेरा पड़ोसी व बचपन का दोस्त सुरेंद्र सिंह एक सरकारी कर्मचारी था। अपने घर राजस्थान जाने पर मालूम पड़ा कि रिटायरमेंट के बाद उसको कैंसर हुआ था, जिस वजह से उसकी मृत्यु हुए 1 साल हो गया था। उसका घर व मेरा घर एक दूसरे से जुड़ा होने के कारण पहले मेरा एक पैर उसी के घर में रहता था। मैं उसे अपना मित्र कम भाई ज्यादा समझता था। उसकी पत्नी विमला भाभी से मैं मित्र के नाते मजाक कर लेता था। उनके साथ घर में 2 बेटे बहुएं हैं, बड़ी बहू सरिता और छोटी रिया है, और 2 ही बेटियां भी है। इस बार मैं उनके घर गया और अफसोस जताकर वापस आ गया। कुछ दिन उधर रुक गया था, तब भी मैं अपने उस दोस्त के घर नहीं गया। उसकी पत्नी यानी विमला भाभी जी ने एक दिन बोल दिया, चंदन जी, आपके भाई चले गए तो क्या आपने आना ही बंद कर दिया? मैंने कहा, नहीं भाभी, बस यूं ही थोड़ा व्यस्त हूँ, इस कारण नहीं आ पा रहा हूँ। वैसी कोई बात नहीं है। दूसरे दिन सुबह 6 बजे मैं मंडी से सब्जी लेने के लिए थैला लेकर निकलने लगा। मुझे घर का गैराज खोलता देख विमला भाभी ने मुझसे पूछा, सुबह सुबह कहाँ जा रहे हो? मैंने बताया कि सब्जी लेने जा रहा हूँ। वह बोली, मुझे भी लानी है। मैंने कहा, मैं स्कूटी बाहर निकालता हूँ, तब तक आप थैला लेकर आ जाइए। मैंने स्कूटी बाहर निकाली। सर्दी का मौसम शुरू हुआ ही था, इस कारण सड़क पर कोई नहीं था। मैंने स्कूटी स्टार्ट की और विमला भाभी को पीछे बैठाकर स्कूटी बढ़ा दी। जैसा कि मैंने बताया कि मैं कभी कभी उनसे मजाक भी कर लेता था। कुछ दूर चलने पर विमला भाभी का बैलेंस सही नहीं होने के कारण मैंने मजाक में उनसे बोला, भाभी जी सही से बैठिए, आपका वजन ज्यादा होने के कारण गाड़ी सही नहीं चल पा रही है। भाभी बोली, एक बार स्कूटी रोकिए। मैंने गाड़ी रोककर उसे फिर से सही से बैठाया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। इस बार भी भाभी ने मुझसे दूरी बनाकर रखी थी। वैसे भी स्कूटी की सीट पर 2 वयस्क व्यक्ति जब चिपक कर बैठें तब बराबर चलती है। भाभी लगातार हिल रही थी तो मेरा संतुलन बिगड़ रहा था। मैंने एक बार गाड़ी को रोका और भाभी से कहा, देखिए भाभी, गाड़ी बराबर नहीं चल रही है, जैसे आप भाई के साथ बैठती थी वैसे बैठिए न। वह बोली, ना बाबा, कोई देख लेगा। तब मैंने कहा, आप घूंघट निकाल लो। उसको यह आइडिया समझ में आ गया और अब वह मुझसे एकदम चिपक कर बैठ गई। 500 मीटर से 2.5 किलोमीटर तक कोई मकान दुकान नहीं था। जब उस जगह आया तब गाड़ी एक बार रोककर मैंने भाभी से कहा, चाहे आप भाई को हाथ लगाओ या मुझे हाथ लगाओ, एक ही बात है। तो वो बोली, आप में और आपके भाई में घना फर्क है। मैंने कहा, भाई तो नहीं रहे, अब काम तो मैं ही आऊंगा ना। फिर विमला भाभी कुछ इस तरह से बैठी जैसे अपने पति के पीछे बैठी हो। वो बोली, अब घर आना बंद नहीं करना। मैं बोला, आकर भी क्या करूंगा, बहुएं और बेटी घर में रहती है। तब विमला बोली, उनकी चिंता मत करो, 1-2 दिन रुको, मैं उन्हें मायके भेज दूंगी। बातें करते करते ही सब्जी मंडी आ गई। हम दोनों ने सब्जी मंडी से खरीदी की और वापस लौट आए। तब से मैं हर 2-4 दिन में भाभी के घर जाने लगा, लेकिन बात बनने का मौका नहीं बन रहा था क्योंकि बहुएं पास ही होती थी। मैं बड़ी वाली बहू सरिता के साथ विमला के बैठे होने पर भी बात कर लेता था। ऐसा छोटी बहू ने भी देखा। 3-4 दिन में छोटी वाली भी मुझसे बोलने लग गई। बड़ी बहू मेरे साथ आंखों में आंखें डालकर बात करने लगी। एक दिन छोटी बहू ने यह सब देख लिया। उसी समय कोई आ गया था। विमला और बड़ी बहू उससे मिलने बाहर चली गई। छोटी बहू ने पूछा, अंकल जी, ये सब कब से? मैं समझ गया कि इसने देख लिया है। मैं बोला, बस जो तुमने देखा इससे ज्यादा अभी कुछ नहीं है। तब वह बोली, क्या वह मुझसे भी ज्यादा सुंदर लगी? मैं समझ गया और बोला, सच बात यह है कि तुम हीरा हो और हीरे की कीमत मेरे जैसे जौहरी ही जानते हैं। मैं तो डर के मारे तुमसे बात नहीं कर रहा था। वह बोली, कल मेरे साथ होटल में चलना, मैं मायके जाने का बहाना कर दूंगी, परसों सुबह वापस आएंगे। मैंने पूछा, अगर तेरे पति को मालूम हो गया कि तुम मायके नहीं गई हो तो? वह बोली, मेरे मायके में एक मेरी बूढ़ी माँ और एक मेरी बहन है जो तलाकशुदा है। उसकी डेट जिसके साथ चल रही है उसने मुझे बता रखा है। वैसे हम दोनों बहनें आपस में कोई जानकारी छुपाकर नहीं रखती है। मैं उसे फोन करके बता दूंगी। फिर उसने मेरा मोबाइल नंबर ले लिया। तब तक बड़ी बहू और विमला भाभी भी आ गई थी। आते ही विमला भाभी ने पूछा, बोर तो नहीं हुए ना? मैं बोला, छोटी बहू के होते बोर कैसे हो सकता हूँ। एक बात तो है भाभी, ये बहू पढ़ी लिखी और बड़ी होशियार है। बड़ी बहू आंखों के इशारे से पूछने लगी, कुछ हुआ है क्या? मैंने नहीं का इशारा कर दिया। कुछ देर और गप्प लगाकर मैं घर आ गया। व्हाट्सएप खोल कर देखा तो उसमें उसका एक मैसेज आया हुआ था। उसमें लिखा था कि कल सुबह आप 9 बजे से पहले फियाना होटल में जाकर कमरा बुक करा लेना।
दूसरे दिन सुबह 9 बजे मैंने उस होटल में जाकर कमरा बुक कर लिया। मैं कमरे में जाकर आराम से इंतजार करने लगा। वो 12:30 बजे आई और आते ही बोली, सॉरी यार, सासू मायके जाने ही नहीं दे रही थी, बहुत समझाने पर मानी है। मैं हंस दिया। वह बोली, क्या कुछ मंगवाया नहीं? मैंने पूछा, क्या मंगवाना था? वह बोली, बिल्कुल बुद्धू हो क्या, आजकल ड्रिंक करने का जमाना है। मैंने कहा, अभी लो। मैंने तुरंत इंटरकॉम से फोन किया। थोड़ी ही देर में एक बोतल के साथ नमकीन आ गया। 3 पैग पीने तक रिया मस्त हो गई, साथ में वह सिगरेट का धुआं उड़ाती रही। जब मैंने पूछा कि ये सब कब से शुरू किया, तो वो बोली, कोचिंग के लिए 5 साल कोटा में रही तब से। इसके बाद हमारा एक राउंड हुआ। फिर वो बोली, यार एक बात सच बोलूं कि मैंने तुम्हारे जैसा नहीं देखा, पहली बार में ही तुम्हारे पर फिदा हो गई। उसी बीच मैंने बोतल उठाई और 2-3 घूंट नीट लगाकर सिगरेट पीने लगा। उसने भी बोतल से 2 घूंट नीट लगाए और मेरे हाथ से सिगरेट लेकर स्वाद सही करने लगी। उसने एक बड़ा सा पैग बनाकर मुझे पकड़ा दिया और एक खुद भी पिया। साथ में एक और सिगरेट होंठों से लगाकर कश लगाने लगी। एक पैग समाप्त होने के बाद एक और पैग बनाकर बोली, एक तुम ही हो जिसने मेरे ऊपर पहली बार में इतना प्रभाव छोड़ा है। तुम्हें तो मैं इस जीवन में कभी नहीं भूल सकती हूँ। 2 पैग पीने के बाद हमारा एक और राउंड शुरू हुआ। दोस्तों, जब हम दोनों आराम करने के बाद उठे, तब रिया बोली, अब यहाँ से मेरे मायके चलो, बाकी एंजॉय वहीं पर करेंगे। मैंने कहा, कल चलेंगे। वह बोली, कल क्यों? मैंने कहा, तुम नशे में हो। वह बोली, अभी 2 पैग और पी लूं तब भी एकदम फिट दिखूंगी। जब मैंने उससे चलकर बताने को कहा तो उसकी आवाज भी सही निकल रही थी। फिर उसने चलकर भी दिखाया तो उसकी चाल भी सही लगी। मतलब रिया खाटी पियक्कड़ थी। हम दोनों ने अपनी पैकिंग की और होटल के काउंटर पर पहुंचकर बिल चुकता किया। होटल की गाड़ी ही हम दोनों को रिया के मायके छोड़ने चली। रास्ते में शॉप से 2-3 ब्रांड की स्टैंडर्ड बोतलें लेकर गाड़ी आगे बढ़ गई। आगे सड़क के किनारे एक ठेला पर अंडे मिल रहे थे, उसने ले लिए और हम दोनों उसके मायके आ पहुंच गए। उसकी बहन कविता ने देखा तो पूछ बैठी, रिया तुम तो कल आने वाली थी न? वह बोली, दीदी आज कोहिनूर हीरा मिला तो सोचा आपको भी दर्शन करवा दूं। कविता 30 साल की थी और रिया 28 साल की। वे दोनों लगभग हम शक्ल थी। कविता की माँ को दिखाई कम देता था। उसने अपने बेडरूम में बिस्तर पकड़ रखा था। रिया किचन में चली गई। वह मुझे हिदायत देकर गई थी कि कविता को पिलाकर चिल करो। मैंने उसे 4 पैग पिला दिए। तब तक रिया किचन से चखना बनाकर ले आई। वह एक बर्तन में उबले अंडों के साथ दूसरी प्लेट में अंडे की भुर्जी बना लाई थी। हम सभी ने फिर से पैग बनाकर लेना शुरू किया। अभी दोपहर के 4 बजे का समय हो रहा था। कुछ पैग पीने के बाद कविता बोल उठी, रिया, जब तुम्हें मालूम है कि अब मुझे एक अच्छा साथी मिल गया जो मेरी सभी जरूरतें पूरी कर देता है, तो फिर इसको मुझे मिलवाने के लिए क्यों लेकर आई हो? रिया बोली, दीदी तुमने भी अनगिनत खाए और मैंने भी खाए, लेकिन इनसे मिलने के बाद में तुम मुझसे शिकायत नहीं कर पाओगी। कविता उठकर मेरे पास कुर्सी पर आकर बैठ गई। तब तक एक एक पैग बनाकर रिया भी आ गई। फिर हम तीनों ने पूरी रात एंजॉय किया। सुबह तैयार होके मैं घर आ गया। बाद में रिया के लिए उसके पति का फोन आया था। रिया ने कह दिया कि मम्मी की तबीयत ज्यादा ही खराब है, सासू माँ से कह दो कि 2-3 दिन बाद आ जाऊंगी। रिया और कविता से चलते नहीं बन रहा था। वे दोनों कम से कम 2 दिन आराम के बाद ही सामान्य हो पाएंगी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।